नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी ऑन टिप्स के इस ब्यूटीफुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज एकदम फ्री में मिलती है, चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जूलॉजी हो। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हैं वो एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज के अंतर्गत हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम। हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? प्लांट किंगडम नामक चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? प्लांट किंगडम। चैप्टर का नाम क्या है? प्लांट किंगडम, यानी कि वनस्पति जगत। प्लांट किंगडम या वनस्पति जगत। आ गया क्या बात समझ में? अच्छा, प्लांट किंगडम जो चैप्टर है, वो आपका चैप्टर रहने वाला है नीट के पॉइंट ऑफ व्यूज। अगर हम बात करें नीट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाएंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, आइए इसको एनसीईआरटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, पिछले अध्याय में आपने क्या पढ़ा था? वही टेकर का पंच जगत वर्गीकरण पढ़ा था। क्या 1969 में दिया गया था। 1969 में दिया गया था। RH वही टेकर ने दिया था पंच जगत वर्गीकरण। क्या दिया था? पंच जगत वर्गीकरण, जिसके अंदर हमने 5 कौन कौन से किंगडम पढ़े थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटाई। जिसमें से जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है और जो फंजाई है, इनको हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर आराम से क्लियर किया था। ठीक है, लेकिन जो एनिमेलिया है और प्लांट है, इन किंगडम के बारे में उस चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत देर का था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम को। किसको पढ़ेंगे हम? प्लांट किंगडम, जिसको वनस्पति जगत भी कहते हैं। इसको इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के अंदर समय अनुसार परिवर्तन आया। टाइम के अनुसार इस वनस्पति जगत को जो है वो चेंज किया गया। क्या किया गया दोस्त? चेंज किया गया। पहले जो है फंजाई को, मोनेरा को और प्रोटिस्टा को, पहले फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा को, इन सभी को प्लांट में ही डाला गया था। पहले जो है फंजाई भी प्लांट में थी, मोनेरा भी प्लांट में था और प्रोटिस्टा भी प्लांट में था, क्योंकि इन सभी के अंदर पाई जाती थी सेल वॉल। इन सभी के अंदर क्या पाई जाती थी? सेल वॉल पाई जाती थी, इसलिए इन सभी को पहले प्लांट में रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे समय अनुसार परिवर्तन आया, इन सभी को जो है वो प्लांट से निकाल दिया गया। तो इसने क्या लिखा है कि फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है पहले जिनमें कोशिका भित्ति होती थी, अब वो प्लांट से निकाल दिए गए। पहले वो प्लांट में थे लेकिन अब निकाल दिए गए। यद्यपि वे पहले के वर्गीकरण में कहां पर थे? एक ही जगत में होते थे। कौन से? प्लांट किंगडम में। क्लियर है क्या? आया क्या समझ में? आगे देखते हैं। इसीलिए आपका जो साइनोबैक्टीरिया है, जिन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं, अब वो शैवाल नहीं है। वो किस में आता है? मोनेरा में हमने इसको पढ़ा है। किस में पढ़ा है? मोनेरा वर्ग के अंदर, मोनेरा किंगडम के अंदर हमने इसको पढ़ा है। किस किंगडम में पढ़ा है? मोनेरा किंगडम के अंदर हमने इसको पढ़ा है। यानी कि अब ये शैवाल नहीं है। पहले इसको शैवाल में डाला गया था, लेकिन अभी ये सवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटाई के अंतर्गत कौन कौन पढ़ेंगे? अब देखो, प्लांट का वापस अगर वर्गीकरण करें, प्लांट किंगडम का अगर हम वर्गीकरण करें तो प्लांट किंगडम के अंदर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। हमने ये किसको बांटा? प्लांट किंगडम को। कौन कौन से? शैवाल यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, इनको बोला जाता है हाइयर प्लांट। क्या बोला जाता है? उच्च पादप या हाइयर प्लांट। क्या बोला जाता है? उच्च पादप या हाइयर प्लांट। समझ आ गई क्या बात? आगे देखते हैं, एनसीईआरटी से आगे समझने का प्रयास करते हैं। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों को देखते थे। पहले के जो वर्गीकरण है उसके अंदर हम आकारिकी गुण देखते थे। बाहर से देखते थे पौधे को कि कैसा दिख रहा है, आकारिकी गुण, जैसे कि उसकी प्रकृति देखते थे, है ना, उसका रंग देखते थे, कलर कैसा है, उसके अंदर पत्तियों की संख्या को देख लेते थे, उसकी आकृति देख लेते थे और इसके आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर देते थे पहले के समय। लेकिन अब वे मुख्यतः क्या होते थे? कायिक गुण होते थे। बेसिकली वो बाहर से दिखने वाले गुण थे, सारे बाहर से दिखने वाले गुण थे और उनको कायिक गुण बोला गया था। तो वो सारे कायिक गुण थे और पुमंग की रचना पर के आधार पर है। और लीनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण क्या थे? कृत्रिम वर्गीकरण थे। ये जो आकारिकी तरीके से आप देख रहे थे, प्रकृति से, रंग से, पत्तियों की संख्या से, आकृति से उस पौधे को और उसका वर्गीकरण कर रहे थे, और वो वर्गीकरण आपके क्या कहलाते थे? लीनियस। कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक थे, उसके अनुसार ये वर्गीकरण कैसे थे? कृत्रिम थे। ये प्राकृतिक वर्गीकरण नहीं है। ये कैसे है? कृत्रिम वर्गीकरण है। तो अब प्राकृतिक किसको कहेंगे? जब हम उसको कायिक गुणों के अलावा जब जननिक गुण जोड़ेंगे उसके अंदर, तब जाके वो
प्राकृतिक वर्गीकरण होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया गया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण के अंदर कायिक और लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई। कृत्रिम वर्गीकरण जब किया गया तब जो वैल्यू आपको कायिक गुणों को दी गई थी वही वैल्यू जननिक या लैंगिक गुणों को दी गई, जबकि ऐसा नहीं है। लैंगिक गुण जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों के अंदर तो क्या होगा, पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन आ जाएगा। जैसे ही एनवायरमेंट में चेंज होगा तो क्या उसके कायिक गुण चेंज हो सकते हैं, पत्तियों की संख्या चेंज हो सकती है अगर ज्यादा धूप वगैरह हो, है ना, ज्यादा रंग बदल सकता है पौधे का, प्रकृति वगैरह, ये सारी चीजें, आकृति वगैरह, ये बदलने वाली चीजें। तो ये अगर पर्यावरण में कुछ चेंज आ गया तो ये सारी चीजें तो बदल जाएगी। तो कायिक गुण जो हैं वो एनवायरमेंट में चेंज आने से परिवर्तित हो जाते हैं, तो कायिक गुण को हम वैल्यू नहीं दे सकते। लेकिन इसके विपरीत जो आपका प्राकृतिक वर्गीकरण है, जो आपका प्राकृतिक वर्गीकरण है, वो जीवों के प्राकृतिक संबंधों से बात करेगा। और बाह्य गुणों को तो लेंगे हम, आकारिकी को भी लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ भीतरी गुण लेंगे, यानी कि एनाटॉमी लेंगे, मॉर्फोलॉजी लेंगे, आकारिकी लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एनाटॉमी या शारीरिकी को भी लेंगे। जैसे परासंरचना, शारीरिकी, भ्रूण विज्ञान को देखेंगे, पादप रसायन के आधार पर विकसित किया हुआ है। और ये जो वर्गीकरण है पुष्पी पादपों का, ये जो वर्गीकरण है जिसको हमने प्राकृतिक वर्गीकरण बोला है, ये जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। कभी कभी आपको बेंथम और हुकर देखने को मिल सकता है, सिर्फ बेंथम और सिर्फ हुकर देखने को भी मिल सकता है। सही होगा क्या? कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। जबकि प्राकृतिक वर्गीकरण के बारे में किसने बताया, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। कृत्रिम वर्गीकरण जो था वो आपके मॉर्फोलॉजिकल था, आकारिकी को देख के हम बताते थे, वर्गीकरण करते थे। लेकिन प्राकृतिक वर्गीकरण में आकारिकी को भी देखेंगे, शारीरिकी को भी देंगे, प्राकृतिक संबंध देखेंगे, और साथ साथ में आपको भ्रूण विज्ञान को भी देखेंगे। समझ आ गई क्या बात मेरी? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है तो कमेंट में लिखेंगे यस, इतना अगर क्लियर है तो कमेंट में यस लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों के विकासीय संबंधों पर आधारित है उसको स्वीकार करते हैं। हम अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो हम करते हैं स्वीकार जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र। इसके अंदर क्या होता, जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र के अंदर अपन उसकी जो भी जीव है उसकी जो है विकासीय संबंधों को देखेंगे। विभिन्न जीवों के क्या देखेंगे, विकासीय संबंध, कहाँ से वो जीव आया है, उसके पूर्वज कौन थे, है ना। इसके आधार पर अपन वर्गीकरण करते हैं और उसको अपन स्वीकारते हैं। इससे क्या पता लगेगा कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अगर टैक्सा समान है कि नहीं, दो अलग अलग जीवों का टैक्सा अगर समान है तो उनके पूर्वज क्या रहे होंगे, एक पूर्वज रहा होगा, उनका सेम पूर्वज रहा होगा, है ना। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। तब और कठिन हो जाता है जब उसके पक्ष में कोई जीवाश्मी प्रमाण न हो। जब अपन को वर्गीकरण करना हो और उसके बारे में हमें कोई भी जीवाश्मी प्रमाण नहीं है, हमारे पास में कोई भी उस जीव का कोई भी जीवाश्मी प्रमाण नहीं है कि वो कैसा था, कैसा दिखता था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, ये तब वर्गीकरण कठिन हो जाएगा। संख्यात्मक वर्गीकरण में हम क्या करेंगे, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है। सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित जो जो हम गुण देख सकते हैं वो गुण हम लेंगे और उन गुणों को एक नंबर दे देंगे। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर या कोड दे देंगे। जो जो गुण हम देख सकते हैं उन गुणों को एक कोड देंगे और इसके बाद उसे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया जाएगा। हर एक गुण का एक कोड होगा तो हर एक गुण को समान महत्व दिया जाएगा। और उसी समय सैकड़ों गुणों को भी ध्यान में रख सकते हैं। एक गुण का अध्ययन कर रहे हैं तो सैकड़ों गुण हमारे ध्यान में, क्योंकि सबको अलग से नंबर दिया गया है, सबको अलग से कोड किया गया है। आजकल वर्गीकृत जो है, वैज्ञानिक जो है, वो भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका विज्ञानी सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार, रसायन वर्गीकी जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। अब कभी कभी क्रोमोसोम के आधार पर भी अपने को देखने को मिलता है, क्रोमोसोम के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ती है। समझ आ गई क्या बात? इतना कुछ खास है नहीं, है ना। नीट के अंदर सवाल बहुत कम चांस है बनने के, अभी तक पढ़ा उसमें से नीट के अंदर सवाल बनने के चांस सिर्फ यही थे। कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया था, लीनियस ने। प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया, बेंथम और हुकर ने। सही है क्या? इसके अलावा लगभग कोई सवाल बनता नहीं दिख रहा है। अब आती सबसे इंपॉर्टेंट चीज सवाल के बारे में। किसके बारे में? सवाल को क्या बोला जाता है, एल्गी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्गी भी बोला जाता है। सही है क्या? आपने सवाल कहाँ देखी, कहीं पे भी आप जब पानी वगैरह पीते हो, पानी वगैरह अगर मटकी से कोई पानी पीता है, मटकी से अगर कोई पानी पीता है, जो देसी मटकी आती है जो मिट्टी से बनाई जाती है, उसके तल में, पानी के तल में ज्यादा दिन तक अगर पानी रखते हैं उसके अंदर, है ना, ज्यादा दिन तक पानी को स्टोर करेंगे या उसके आसपास भी देखेंगे तो हरी हरी संरचनाएं दिखाई देती हैं, है ना। हरी हरी संरचनाएं दिखाई देती हैं। वो आपकी क्या है, शैवाल या एल्गी है। वो आपकी क्या है, शैवाल या एल्गी है।
जरूरी नहीं वो मटकी में ही दिखाई दे, उसके खूब सारे स्थान हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। शैवाल को स्टार्ट करेंगे। ये आपका पहला क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम का पहला क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम चैप्टर का पहला क्लासिफिकेशन है, और वो आपका है शैवाल या एल्गी। वो आपका क्या है, शैवाल या एल्गी। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। शैवाल जो है, अब चूंकि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो पौधों में क्या होगा, क्लोरोफिल तो होगा, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, स्वपोषी होते हैं। भाई पादप क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर ये स्वपोषी हैं तो क्या इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, तभी तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो शैवाल क्लोरोफिल युक्त होंगे, सरल होंगे एकदम संरचना के अंदर। थैलोइड इसकी बॉडी को बोला जाता है। शैवाल की बॉडी को क्या बोला जाता है, थैलोइड बोला जाता है। थैलोइड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनकी प्लांट बॉडी को बोला जाता है थैलोइड। स्वपोषी होंगे क्योंकि खाना खुद बनाएंगे। मुख्यतः जलीय होंगे, मुख्यतः जलीय जीव है। जलीय में आपको अलवण जल में भी मिलेंगे और समुद्री जल में भी मिलेंगे। अलवण मतलब मीठा जल, अलवण मतलब मीठा जल, और समुद्री मतलब वही मिक्स वाला खारा जल बोल सकते हैं ना। तो ये दोनों प्रकार के जल के अंदर अपने को देखने को मिलेंगे। और कहाँ कहाँ मिलेंगे, जलीय में मिलेंगे। जलीय में भी आपको दोनों के अंदर मिलेंगे। क्लोरोफिल युक्त होंगे, सरल होंगे, बॉडी इनकी थैलॉइड होगी, स्वपोषी होंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। समझ आ गई बात। इनके अन्य आवास कौन कौन से, नम युक्त पत्थर जो हैं, ऐसे पत्थर जिसके अंदर नमी है, भीगे भीगे रहते हैं पत्थर, ऐसे पत्थर जिनके अंदर नमी है, सूखे हुए नहीं है, थोड़े से भीगे भीगे रहते हैं पत्थर, जिसके अंदर हल्की हल्की नमी हो, हल्की हल्की नमी रहे, है ना। ज्यादातर बारिश वाले इलाकों में ऐसे पत्थर देखने को मिलेंगे जिसके अंदर नमी रहती है। मरुस्थल में तो, रेगिस्तान में तो नहीं देखने को मिल सकते ये चीजें, है ना। तो नम युक्त जो पत्थर होंगे, मिट्टी होगी जो नमी युक्त वाली, लकड़ी जो नमी युक्त है ना, इन सभी के अंदर जो है वो आपके शैवाल पाए जा सकते हैं। और कुछ एक शैवाल कवक के साथ मिलेंगे जिसको लाइकेन बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा, लाइकेन एक सहजीवी संबंध है जिसके अंदर कौन कौन रहते हैं, कवक और शैवाल दोनों साथ में रहते हैं। कवक और शैवाल दोनों साथ में रहते हैं। पढ़ा हुआ है क्या, अरे पढ़ा हुआ है क्या, कवक और शैवाल साथ में रहते हैं। समझ आ गई क्या बात। तो उनमें से कुछ कवक के साथ रहेंगे लाइकेन के अंदर। प्राणियों के संगठन में भी रहते हैं, जैसे स्लॉथ रिच, स्लॉथ रिच, स्लॉथ रिच है ना, स्लॉथ रिच। अब स्लॉथ रिच के अंदर जो है वो क्या क्या रहेगा, एक स्लॉथ रिच में आपका शैवाल भी होगा और एक आपका क्या होगा, प्राणी भी होगा। शैवाल प्लस प्राणी, प्राणी कौन सा है, रिच, प्राणी कौन सा है, रिच। तो उसको बोला जाता है स्लॉथ बियर या स्लॉथ रिच। क्या बोला जाता है, स्लॉथ रिच या स्लॉथ बियर। समझ आ गई क्या बात। तो ये होगा आपका शैवाल और प्राणी का संबंध। तो एक तो कवक के संगठन में रह सकते हैं जिसको लाइकेन में बोला जाएगा, और एक आपके रह सकते हैं प्राणियों के संगठन में जिसको स्लॉथ रिच बोला गया एग्जाम्पल में। समझ आ गई क्या बात। अच्छा, अब अपन बात करते हैं आगे। शैवाल के माप और आकार में बहुत विभिन्नता होती है। इनके माप में और इनके आकार में विभिन्नता है ना, अलग अलग आकार, अलग अलग माप देखने को मिलेगा। ये आपके कॉलोनी हो सकते हैं, एक कॉलोनी के रूप में हो सकते हैं, एक कॉलोनी के रूप में हो सकते हैं, ऐसे एक इस प्रकार से कॉलोनी के रूप में हो सकते हैं, इस प्रकार से जैसे मैंने बनाया है कॉलोनी के रूप में हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, और इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। कॉलोनी का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, वॉलवॉक्स हो गया। तंतुमय हो सकते हैं, तंतुमय का मतलब, तंतुमय का मतलब ऐसे तंतु के रूप में, ऐसे है ना, तंतु के रूप में, लंबे तंतुओं के रूप में। तंतु का उदाहरण याद रखेंगे, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। इनमें से कुछ जो है शैवाल जो है वो कैल्प, जैसे एक कैल्प शैवाल है जो बहुत विशाल काय होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, ऊंचाई में 100 मीटर के आसपास होते हैं। कितने मीटर के, 100 मीटर के आसपास का पौधा होगा। समझ आ गई क्या बात, अरे समझ आ गई क्या बात। ये आपको अभी दिखाता हूं मैं, ये रहा 100 मीटर दिखाई दे रहा है क्या। आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो चलिए, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि शैवाल के माप और आकार में विभिन्नता होगी। कॉलोनी हो सकते हैं जैसे कि वॉलवॉक्स, तंतुमय हो सकते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, कुछ विशाल हो सकते हैं जैसे कि कैल्प। समझ आ गई क्या बात। उसके बाद इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद शैवाल के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। चलिए, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो शैवाल है आपका, शैवाल जो है आपका, वो आपका कायिक जनन भी कर सकता है, आपका अलैंगिक जनन भी कर सकता है, और लैंगिक जनन भी कर सकता है। तीनों ही प्रकार के जनन पाए जाएंगे, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। समझ आ गई क्या बात। कायिक जनन की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा आपका विखंडन विधि से। किस विधि से होगा, विखंडन विधि से होगा, और प्रत्येक खंड से थैलस बन जाएगा। जैसे ये कोई शैवाल है, ये कोई शैवाल की बॉडी है, ये कोई शैवाल की बॉडी है, और शैवाल की बॉडी जो है वो थैलस कहलाती है। क्या कहलाती है, थैलोइड होती है। मैंने बोला, पहले ही बोला, थैलोइड होती है, या थैलस भी कहलाती है। क्या कहलाती है,
थैलस कहलाती है। अब इसके अंदर क्या हो गया, विखंडन हो गया, इसका ऐसे पार्टीशन हो गया, विखंडन हो गया और नए थैलस बन गए। क्या बन गए, नए थैलस बन गए। तो नई शैवाल की प्लांट बॉडी बन गई, नई प्लांट बॉडी बन गई जिसको थैलस या थैलॉइड कह सकते हैं। तो ये किस प्रोसेस से बनी, विखंडन या फ्रेगमेंटेशन से। किससे बनी, विखंडन से बनी। और ये कौन सा जनन है विखंडन वाला, कायिक जनन। कौन सा जनन है, कायिक जनन। क्लियर है क्या दोस्त। तो प्रत्येक खंड से क्या बन जाएगा, थैलस बन जाएगा या शैवाल की प्लांट बॉडी बन जाएगी। उसके बाद अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन होगा विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं से, स्पोर से होगा। क्या होगा अलैंगिक जनन, स्पोर या बीजाणु से होगा। किससे होगा, स्पोर या बीजाणु। सामान्यतः ये बीजाणु होंगे जू स्पोर। सामान्यतः जब हम इन बीजाणु का नाम लिखेंगे तो ये होते हैं आपके जू स्पोर। इन बीजाणुओं का नाम क्या कह सकते हैं अपन, जू स्पोर कहेंगे। इनमें कसाबिक या फ्लैजिला होता है, यानी कि ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसका मतलब फ्लैजिला पाया जाएगा, कसाबिक पाया जाएगा, कसाबिका पाई जाएगी। समझ आ गई क्या बात तुम लोगों को। और अगर कसाबिका पाई जा रही है तो क्या ये स्पोर गतिशील होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कसाबिका क्या करती हैं, गति करवाती हैं। तो क्या ये स्पोर गतिशील होंगे, तो ये लिखा है इसने, और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे बन जाएंगे पौधे। स्पोर जैसे ही अंकुरित होगा तो उनसे पौधे बन जाएंगे, नए शैवाल बन जाएंगे। समझ आ गई क्या बात। तो कायिक जनन आपका फ्रेगमेंटेशन से हुआ था, अलैंगिक जनन आपका स्पोर से होगा। सामान्यतः उस स्पोर को जू स्पोर कहेंगे और इनमें होता है फ्लैजिला, और फ्लैजिला होता है इसलिए ये क्या करते हैं, गति करते हैं। समझ आ गई क्या बात। उसके बाद लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित होते हैं, मतलब एक ये युग्मक है, दूसरा ये युग्मक है, तो दोनों युग्मक क्या होंगे, आपस में संगलित होकर के जाइगोट बना देंगे। अब युग्मकों के अंदर भी चीजें अलग अलग होती हैं। युग्मकों के अंदर भी तीन कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। युग्मकों के अंदर तीन कंडीशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं समयुग्मकी की। किसकी बात करते हैं, आइसोगेमी की, समयुग्मकी, आइसोगेमी कंडीशन या आइसोगेमस कंडीशन या समयुग्मकी अवस्था। इसके अंदर भी दो चीजें हैं, इसके अंदर भी दो चीजें दे रखी है। समयुग्मकी का मतलब क्या होता है, पहले तो कि दोनों युग्मक जो हैं नर और मादा, या दोनों जो युग्मक हैं नर मादा युग्मक, वो दोनों ही युग्मक आकारिकी में सेम होंगे, एकदम सेम सेम दिखेंगे, टू कॉपी, है ना। दोनों युग्मक आकारिकी में क्या होंगे, सेम होंगे। आकारिकी के अंदर क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों युग्मक कैसे होंगे, सेम होंगे दिखने में। अब इनके अंदर दो कंडीशन ये है कि वो युग्मक आपके फ्लैजिला वाले भी हो सकते हैं। वो दोनों युग्मक दिखने में सेम है लेकिन उनके पास फ्लैजिला पाया जा सकता है। और दूसरी कंडीशन है कि दिखने में तो सेम होंगे लेकिन फ्लैजिला एब्सेंट होगा। तो पहली कंडीशन है कि फ्लैजिला उनके पास होगा, फ्लैजिला उनके पास होगा और माप में दोनों ही एक जैसे, दिखने में दोनों ही एक जैसे। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स। क्या एग्जाम्पल है इसका, यूलोथ्रिक्स। याद रहेगा क्या, वही समयुग्म की कंडीशन है, दिखने में एक जैसे लेकिन उनके पास फ्लैजिला अगर नहीं पाया जा रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसके एग्जाम्पल को क्या बोलेंगे, उसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। क्या एग्जाम्पल है, स्पाइरोगायरा। ये क्या है, एक सवाल है, याद रहेगा क्या। समयुग्मकी का मतलब होता है दोनों युग्मक आकार में एक जैसे होने चाहिए दिखने में। अब उनके पास अगर फ्लैजिला है तो उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, फ्लैजिला नहीं है उसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। याद रहेगा क्या। पहली कंडीशन क्लियर, पहली कंडीशन क्लियर, यस। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन है आपकी असम युग्मकी। क्या कंडीशन है, असम युग्मकी। असम युग्मकी, असम युग्मकी का मतलब क्या होता है, आइसोगेमी यानी समयुग्मकी, असम युग्मकी एनाइसोगेमी। असम युग्मकी को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है एनाइसोगेमी। इसके अंदर क्या होगा, वही चीजें नाम से पता करेंगे। नर और मादा जो युग्मक हैं, नर और मादा युग्मक हैं, वो आकारिकी में अलग अलग होंगे। आकारिकी के अंदर क्या होंगे, अलग अलग, एक जैसे नहीं दिखेंगे। इसके एग्जाम्पल है यूडोराइना। इसका एग्जाम्पल है यूडोराइना। क्या एग्जाम्पल है, यूडोराइना। याद रहेगा क्या। लास्ट आपकी कंडीशन है विषम युग्मकी। लास्ट आपकी कंडीशन है विषम युग्मकी, ऊगैमी, ऊगैमस, ऊगैमस या ऊगैमी। इसके अंदर क्या होगा, ऊगैमस या ऊगैमी के अंदर, ऊगैमस या ऊगैमी के अंदर जो है आपका, उसके अंदर आपका एग्जाम, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं क्या चीज है ये। ऊगैमस के अंदर क्या होगा, नर युग्मक आपका छोटा होगा, नर युग्मक आपका छोटा होगा और गतिशील होगा या चलायमान होगा। नर युग्मक आपका छोटा और चलायमान होगा। मादा युग्मक जो है आपका मोटा और स्थिर होगा।
मादा युग्मक मोटा, बड़ा और स्थिर होगा। समझ आई क्या बात? समझ आई क्या बात? तो मादा युग्मक कैसा होगा? मोटा और स्थिर, नर छोटा और सलायमान होगा। समझ आ गई कंडीशन? इसका एग्जाम्पल है आपके पास वॉलवॉक्स और फ्यूकस। एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। याद रहेगा क्या? अब अपन एनसीईआरटी को पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? एनसीईआरटी को पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित होंगे, बिल्कुल संगलित होंगे। युग्मक जो है वो कसाबिक युक्त होंगे और माप में समान होंगे, तो इसका एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स है। कसाबिका विहीन है लेकिन माप में वही है, इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। बताया मैंने, ऐसा जनन कहलाएगा समयुग्मकी। जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित होंगे तो असमयुग्मकी होगा, यूडोराइना एग्जाम्पल। कुछ स्पीसीज विषम युग्मक की होगी जिसके अंदर बड़ा और अचल होगा मादा युग्मक, बड़ा मोटा या अचल होगा, स्थैतिक होगा, और युग्मक से एक छोटा होगा और चलायमान होगा नर युग्मक। बड़ा और अचल स्थैतिक जो है मादा युग्मक होगा, छोटा और चलायमान नर युग्मक होगा, जो आपस में संगलित करेंगे। एग्जाम्पल इसका है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। एग्जाम्पल इसका क्या है? वॉलवॉक्स और फ्यूकस। याद रहेगा क्या? अरे याद रहेगा क्या? चलिए, इतना अगर क्लियर है, इतना अगर क्लियर है तो यस लिखो। इसके अंदर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। कॉपी के अंदर नोट कर लो एग्जाम्पलों को। अब सहवाल के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, सहवाल के भी कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जिसके बारे में हमें बताया गया। क्यों सहवाल इतने उपयोगी हमारे लिए, क्यों सहवाल हमारे लिए इतने उपयोगी, उसके बारे में यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। चलिए, तो सहवाल का क्या इंपॉर्टेंस है अपने जीवन के अंदर, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सहवाल वर्ग जो हैं उनके महत्वपूर्ण गुणों को नीचे दिखाया गया है, आइए इसको देखते हैं। मनुष्य के लिए सहवाल बहुत उपयोगी है। कैसे? क्योंकि पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत किया जाता है, सही है क्या? और उस कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग जो है वो कौन स्थिर करते हैं? सहवाल स्थिर करते हैं, सही है क्या? तो इसीलिए सहवाल क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है उसका लगभग आधा भाग कौन स्थिर करते हैं? सहवाल स्थिर करते हैं। समझ आ गई क्या बात? चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास क्या करेंगे? आसपास के पर्यावरण में ऑक्सीजन का गुलित स्तर बढ़ा देंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। तो वो जहाँ पे शैवाल होंगे, क्या वो एनवायरमेंट ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा? तो उस एनवायरमेंट में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, गुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है? ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक है। प्राथमिक उत्पादक इकोलॉजी का शब्द है। इसका मतलब ये है कि शैवाल एक पादप है, और पादप जो सारे होते हैं, शैवाल एक पादप है, शैवाल प्लांट हैं, और प्लांट सारे क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्लांट को आके कोई ना कोई खाता है, प्लांट को कोई ना कोई खाता है। इसका मतलब प्लांट तो प्राथमिक उत्पादक है। प्लांट तो क्या है आपके? प्राथमिक उत्पादक हैं, एनर्जी के प्राइमरी प्रोड्यूसर है, एनर्जी के प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सही है क्या? प्राथमिक रूप से ऊर्जा यही देंगे प्लांट। और ऊर्जा के अगर प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या करेंगे? ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। कौन? शैवाल। शैवाल जो है जलीय प्राणियों के जो फूड साइकिल होते हैं ना, खाद्य चक्र जो होते हैं, उनका आधार कौन है? मेन शैवाल है। ऊर्जा के कौन है? प्राथमिक उत्पादक है। गुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देंगे, 50% कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर भी कर लेंगे। समझ आ गई क्या बात? उसके बाद पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम। याद रहेगा तीनों नाम, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सैरगासम या सारगासम। ये बहुत सी स्पीसीज जो है वो समुद्र की 70% प्रजातियों में से, समुद्र की 70% प्रजातियों के अंदर ये आती हैं। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम तीनों ही शैवाल हैं। फूड के रूप में उपयोग की जाएगी, भोजन के रूप में इन शैवालों का उपयोग किया जाएगा। स्टार मार्क है, अच्छे से याद रखेंगे। क्या है ये? स्टार मार्क हैं। फिर से देखेंगे, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम समुद्र की 70% प्रजातियों में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। कौन है ये? शैवाल है। कुछ समुद्री भूरे और लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैराजीन मिलेगा लाल शैवाल से। किससे मिलेगा? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क है। कैराजीन मिलेगा लाल शैवाल से, जिसका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिसका क्या होता है? व्यावसायिक उपयोग होता है। और जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो है उनसे मिलेगा अगार अगार। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलेगा अगार अगार, जिसका उपयोग किया जाएगा सूक्ष्म जीवों के संवर्धन के अंदर, सूक्ष्म जीवों की कॉलोनी बनाने के अंदर, आइसक्रीम बनाने के अंदर और जेली बनाने के अंदर।
क्लोरेला और स्पिरुलिना जो हैं वो एक कोशिकीय के शैवाल हैं, यूनिसेलुलर, जिसके अंदर प्रोटीन खूब सारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन प्रचुर मात्रा में। तो इनका उपयोग जो है वो अंतरिक्ष यात्री करते हैं, जो स्पेस में यात्री जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री, वो भोजन के रूप में इन शैवालों को खाते हैं। किसको? क्लोरेला और स्पिरुलिना। सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है इनको, है ना। प्रोटीन इनके पास खूब सारा होगा और एक कोशिकीय की शैवाल है। समझ आ गई के बाद? अब शैवाल को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। समझ आ गई के बाद? उसके बाद ये जो टेबल दे रखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम तीनों प्रकारों को पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी को। उसके बाद इस टेबल पे आएंगे, उसके बाद इस स्टार मार्क वाले टेबल पे आएंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ चित्र हैं उनको देखते हैं। पहला जो चित्र है आपका, वो आपका वॉलवॉक्स है। कौन है वो? आपका वॉलवॉक्स है। हमने बात की कि वॉलवॉक्स आपका कॉलोनी होता है। क्या होता है? कॉलोनी। क्या आपको ये कॉलोनी दिख रही है? ये आपकी संतति कॉलोनी है जो बीच में बनाई गई है। ये आपकी जनक कॉलोनी है। ये जो मेन बिंदु दे रखे वो सारे जनक कॉलोनी है। बीच में जो जाल नुमा दे रखी है ये आपकी संतति कॉलोनी है। ये आपका क्या है? दूसरा, ये तंतुमयी शैवाल है। ये कौन सा आपका? तंतुमयी शैवाल है। कौन सा था? याद है क्या? यहाँ पे लिखे हुए सारे यूलोथ्रिक्स। क्या है आपका? यूलोथ्रिक्स। तो ये वाला आपका यूलोथ्रिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे दोनों के दोनों वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स हरित शैवाल में आते हैं। तो आगे पता कर लेंगे अपन। लेमिनेरिया और फ्यूकस दे रखा है। ब का फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका लेमिनेरिया है, ये आपका फ्यूकस है। और थर्ड आपका डिक्टियोटा है। थर्ड आपका क्या है? डिक्टियोटा है। उसके बाद ये आपका पोरफायरा है और ये पॉलीसाइफोनिया है। ये एग्जाम्पल आपको नाम से याद रखने पड़ेंगे। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्लोरोफाइसी को। किसको स्टार्ट करेंगे? क्लोरोफाइसी। सवाल को हमने 3 भागों में बांटा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल कहते हैं, फियोफाइसी को भूरे शैवाल कहते हैं, रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा क्या? क्लोरोफाइसी को स्टार्ट करेंगे। शुरू करें क्या क्लोरोफाइसी को? यस। सबसे पहली चीज, ये जो क्लोरोफाइसी है इसको बोला जाता है हरे शैवाल। क्या बोला जाता है? हरे शैवाल बोला जाता है। ग्रीन एल्गी या हरे शैवाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरे शैवाल या ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहा जाता है। ये आपके एक कोशिकीय हो सकते हैं, ये आपके कॉलोनीमय हो सकते हैं अथवा तंतुमय भी हो सकते हैं। समझ आ गई क्या बात? इनके अंदर आपका क्लोरोफिल पाया जाएगा ए और बी। कौन कौन सा पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए और बी पाया जाएगा। ये प्रभावी हैं, इसीलिए इनका रंग जो होता है वो हरी घास की तरह होता है। समझ आ गई क्या बात? वर्णक जो होंगे, पिगमेंट जो होंगे फोटोसिंथेसिस के, वो आपके सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होंगे। कहाँ होंगे? क्लोरोप्लास्ट में होंगे। ये क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। ये जो क्लोरोप्लास्ट है आपका डिस्क आकार का हो सकता है, प्लेट के जैसा हो सकता है, जाली के आकार का हो सकता है, कप के आकार का हो सकता है, सर्पिलाकार हो सकता है और रिबन के आकार का हो सकता है। इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क। इनके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड होते हैं। क्या होते हैं? पायरिनोइड। पायरिनोइड बेसिकली क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं। समझ आ गई क्या बात? पायरिनोइड क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल जो हैं वो तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होंगे इसके अंदर जो वसा ड्रॉपलेट या तेल बूंदक के रूप में जो है वो भोजन को संचित करेंगे। समझ आ गई क्या बात? हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। चलो, तो इसमें जो होती हैं हरे शैवाल के अंदर एक आपको कठोर कोशिका भित्ति या सेल वॉल मिलेगी। उसके अंदर भी देखा जाए तो 2 परतें होगी, जिसकी भीतरी सतह आपकी होगी सेलुलोज की। ये आपकी सेलुलोज की है और बाहर वाली सतह जो है वो किसकी है? पेक्टोज की बनी हुई। किसकी बनी हुई है? पेक्टोज की। इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क करेंगे। कायिक जनन आपके तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु या स्पोर के बनने से होगा। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जू स्पोर से होता है। समझ आ गई क्या बात? जू स्पोर आपके कहाँ बनेंगे? जू स्पोरेंजिया में बनेंगे। चल बीजाणु धानी में बनेंगे। किस में बनेंगे? चल बीजाणु धानी या जू स्पोरेंजिया में बनेंगे। लैंगिक जन्म में वही है, समयुग्मकी हो सकता है, असमयुग्मकी हो सकता है और विषम युग्मकी हो सकता है। सामान्य सदस्य की बात करें तो क्लेमिडोमोनास है, आपका वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स के बारे में सबसे पहले हमने बात की थी, ये कॉलोनी होता है। क्या होता है? कॉलोनी होता है। पढ़ा था क्या वॉलवॉक्स के बारे में? कॉलोनी है। उसके अलावा वॉलवॉक्स और फ्यूकस जो थे वो विषम युग्मकी थे। तो वॉलवॉक्स आपका क्या हो जाएगा? विषम युग्मकी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा के बारे में हमने बात की थी कि ये होते हैं तंतुमय। क्या होते हैं? तंतुमयी होते हैं यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा। उसमें से जो यूलोथ्रिक्स हैं वो आपका समयुग्मकी है, स्पाइरोगैरा भी समयुग्मकी है, लेकिन ये फ्लैजिला विहीन है। इसमें फ्लैजिला नहीं है, इसमें फ्लैजिला है।
है दोनों कैसे, आइसोगैमी, है दोनों कैसे, समयुग्मकी। ये भी कैसा है, समयुग्मकी। एक में आपका फ्लैजिला है किसमें, यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगैरा में फ्लैजिला नहीं है। कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है देखेंगे, ये पढ़ा, ये युग्मक कसाबिका युक्त, फ्लैजिला युक्त और माप में समान हो सकते हैं यूलोथ्रिक्स, और फ्लैजिला विहीन माप में समान स्पाइरोगैरा। समझ आ गई क्या बात तुम लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं, क्लियर है क्या। तो यूलोथ्रिक्स आपका फ्लैजिला युक्त होगा समयुग्मकी में, और स्पाइरोगैरा आपका जो है वो भी फ्लैजिला विहीन होगा और समयुग्मकी में। एक और एग्जाम्पल है इसका कारा, एक एग्जाम्पल क्या है इसका, कारा। याद रहेंगे क्या सारे एग्जाम्पल। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं, छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं। वायु वायु में कार स्पा क्ले, वायु में कार स्पा क्ले, याद रहे तो रख सकते हो, आपकी खुद की ट्रिक बनाई हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। वायु में कार स्पा क्ले, वहां से हो जाएगा आपका वॉल्वॉक्स, वहां से हो जाएगा वॉल्वॉक्स। यू से आपका हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, यू से क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स। वॉल्वॉक्स कॉलोनी था, यूलोथ्रिक्स तंतुमय था। का से हो जाएगा कारा, कार से क्या हो जाएगा, कारा हो जाएगा। स्पा से हो जाएगा आपका स्पाइरोगायरा, ये भी तंतुमयी है, समयुग्मकी है, फ्लैजिला विहीन वाला, फ्लैजिला विहीन वाला समयुग्मकी है। ये यूलोथ्रिक्स भी समयुग्मकी है लेकिन फ्लैजिला युक्त वाला है। कार से कारा बन जाएगा, स्पा से आपका स्पाइरोगायरा हो जाएगा, क्ले से हो जाएगा क्लेमिडोमोनास, क्ले से क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास या क्लेमिडोमोनास। समझ आ गई क्या बात, याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या। तो ये आपका हो गया कौन सा क्लियर, ये आपका कौन सा क्लियर हुआ, क्लोरोफाइसी क्लियर हो गया। क्या हो गया, क्लोरोफाइसी क्लियर हो गया। अब अपन अगर क्लोरोफाइसी को इस सारणी से समझने की बात करें तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के को अपन हरे सवाल भी कहते हैं। क्लोरोफिल ए और बी इसमें मुख्य पाया जाएगा। संचित भोजन इसका क्या है, स्टार्च है। क्या है, स्टार्च है। कोशिका भित्ति इसकी सेलुलोज की होगी। पेक्टोज बाहरी परत है, सेलुलोज भीतरी परत है। फ्लैजिला 2 से 8 होंगे, समान होंगे और शीर्ष पे पाए जाएंगे। फ्लैजिला 2 से 8 के बीच में होंगे, एक जैसे होंगे दिखने में और शीर्ष पे पाए जाएंगे। आवास इसका अलवण में भी होंगे, लवणीय में भी होंगे, खारे में भी होंगे, हर जगह होंगे। समझ आएगी क्या बात। दूसरा फियोफाइसी को पढ़ते हैं, दूसरा किसको पढ़ते हैं, फियोफाइसी को पढ़ते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। फियोफाइसी अथवा इसको भूरे सवाल भी कहते हैं। फियोफाइसी को क्या कहते हैं, भूरे सवाल कहते हैं। ये मुख्यतः पाए जाएंगे समुद्र के अंदर। ये मेनली कहाँ पाए जाएंगे, समुद्र के अंदर पाए जाएंगे। इनके भी माप आकार में विभिन्नता है, इनके माप और आकार में क्या है, विभिन्नता है। जैसे सरल और साकित हो सकते हैं। तंतुमय आपका एक्टोकार्पस हो सकता है। सरल साकित तंतुमय क्या है आपका, एक्टोकार्पस एक एग्जाम्पल है। उससे लेकर के सघन साकित में जाओगे, ये एक्टोकार्पस है, ये सरल होता है, सिंपल होता है, साकित होता है। लेकिन अगर घना है, कोई सघन है और साकित है, तो वो है कैल्प आपका। और कैल्प की ऊंचाई मैंने बोला 100 मीटर तक हो सकती है। 100 मीटर बहुत ज्यादा होता है। सवाल की ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो माप आकार में विभिन्नता दिख गई अपने को। इनके अंदर क्लोरोफिल क्या होगा, ए और सी होगा। पहले हमने क्लोरोफाइसी पढ़ा, उसके अंदर ए और बी था। जब हम फियोफाइसी पढ़ रहे हैं तो ए और सी होगा। जब हम रोडोफाइसी पढ़ेंगे तब ए और क्या होगा, डी। याद रहेगा क्या। ए बी किसमें, क्लोरोफाइसी, ए सी किसमें, फियोफाइसी में। तो फियोफाइसी में एक तो ए सी होगा। कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल, ये दो और होंगे, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के बीच में विभिन्न शेड तक, अलग अलग शेड में होगा, जैतूनी हरे से भूरे के बीच में। और ये शेड जो होता है वो किस वर्ण के कारण, ये जो जेंथोफिल है, इस जेंथोफिल का एक भाग है फ्यूकोजेंथिन। इस जेंथोफिल वर्ण के अंदर एक वर्णक आता है फ्यूकोजेंथिन। उस फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करेंगे इनका रंग। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। भोजन स्टोर किस में रूप में होगा, जटिल कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम है लेमिनेरिन और मैनिटोल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट और स्टार करेंगे। फियोफाइसी में भोजन संचित होगा लेमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में, इंपॉर्टेंट। कायिक कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होगी। इसका बाहरी स्तर जो है वो एल्जीन का जिलेटनी, इस सेलुलोज के बाहर की तरफ एल्जीन जो है उसका जिलेटनी अस्तर होता है। समझ आ गई क्या बात, अरे समझ आ गई क्या बात। चलिए, प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी और केंद्रक मिलेगा। केंद्र के अंदर आपको रसधानी मिलेगी और केंद्रक मिलेगा। पौधा प्राय संलग्नक द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होगा। ये कोई भी मान लो पत्र वगैरह है तो एक संलग्नक संरचनाएं होती है, सबस्ट्रेटम है ना, संलग्नक संरचना होती है, उससे ये पत्थर से जुड़ा हुआ होगा। ये मान लो पौधे हैं, ये मान लो पौधों की परत है, तो ये संलग्नक द्वारा इस पत्थर से जुड़ी हुई, जहां से सबस्ट्रेटम मतलब होता है जिस चीज से वो जुड़ी हुई होगी। समझ आ गई क्या बात। और इसमें एक वृंत अथवा पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग होगा। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि से होगा
अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार के 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होगा। जूस्पोर से होगा, 2 फ्लैजिला होंगे जूस्पोर के पास, नाशपाती के आकार का होगा युग्मक, है ना, नाशपाती के आकार के होंगे स्पोर, और जूस्पोर फ्लैजिला 2, और दोनों फ्लैजिला असमान और पार्श्व में जुड़े, कहाँ जुड़े, पार्श्व यानी साइडों में जुड़े हुए होंगे। लैंगिक जनन में वही चीजें, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी में हो सकता है। विषम युग्म की जो प्रजाति है इसकी जो विषम युग्म की प्रजाति है उसके अंदर जो युग्मकों का संलयन होगा, संगम होगा या निषेचन होगा, जल में हो सकता है या अंडदानी में भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करेंगे। युग्मक पायरीफॉर्म की होती है, मतलब नाशपाती के आकार की होती है। पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं, ये चीज तो पढ़ चुके हैं। सामान्य सदस्य की बात करें तो एक्टोकार्पस होगा, जो कि सरल और साकित हमने पढ़ा अभी। फिर है आपका डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस। समझ आ गई क्या बात। वॉलवॉक्स और फ्यूकस के अंदर हमने पढ़ा था विषम युग्म की, तो फ्यूकस आपका क्या है, विषम युग्म की है। लेमिनेरिया, सारगासम भोजन के अंदर उपयोग किए जाता है, ये चीज हम पढ़ के आए हैं। एक और था इसमें पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम, ये सारे किसमें आते हैं, भोजन में। डिक्टियोटा जो है आपका, डिक्टियोटा है, ये भी इसका उदाहरण है, और एक्टोकार्पस भी इसका उदाहरण है। समझ आ गई क्या बात। अब आते हैं अपन वापिस टेबल की ओर, अब आते हैं टेबल की ओर। फियोफाइसी, जिसको भूरे सवाल भी कहते हैं, क्लोरोफिल AC मिलेगा, फ्यूकोजेंथिन मिलेगा, मैनिटोल और लेमिनेरिया के रूप में संचित भोजन मिलेगा। सेल वॉल सेलुलोज की है, एल्जीन का आपका स्तर मिलेगा बाहर की ओर। 2 फ्लैजिला होंगे, असमान होंगे और पार्श्व में लगे होंगे। अलवण जल में बहुत कम मिलेंगे, खारे और लवणीय जल में भी मिलेंगे। उसके बाद आता है रोडोफाइसी। यहीं से पहले सारणी को क्लियर करते हैं। रोडोफाइसी को लाल सवाल कहते हैं। क्लोरोफिल मैंने बोला इसमें AB है, इसमें AC है और इसमें AD है। एक इसमें अंतर है, फाइको इरिथ्रिन पाया जाएगा। भोजन संचित होगा फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। सेल वॉल सेल्यूलोज की होगी, फ्लैजिला होगा ही नहीं, और आवास इसका तीनों ही है, लवण लवण सभी के अंदर, अधिकांश लवण के अंदर मिलेंगे। समझ आ गई क्या बात। अब अपन जाते हैं लास्ट रोडोफाइसी के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को सामान्यतः लाल सवाल भी कहा जाएगा। इनका लाल रंग होगा आर फाइको इरिथ्रिन वर्णक के कारण। फाइको इरिथ्रिन इसमें पाया जाता है, उसका भी एक भाग होता है आर फाइको इरिथ्रिन, उसके कारण इसका रंग क्या है, लाल रंग है। अधिकांश लाल शैवाल कहाँ पाए जाएंगे, समुद्र के अंदर। मोस्ट ऑफ कहाँ पाए जाएंगे, समुद्र के अंदर होंगे। इनकी बहुलता क्या होगी, ज्यादा ये कहाँ होंगे, गर्म क्षेत्र में, समुद्र का गर्म एरिया यानी कि नीचे, समुद्र के नीचे ये ज्यादा पाए जाएंगे क्योंकि नीचे गर्म एरिया है। ये पानी की सतह पर भी मिलेंगे, जहाँ प्रकाश अधिक होगा वहां भी मिलेंगे, गहराई में भी मिलेंगे, जहां प्रकाश कम होता है वहां पर भी ये मिलेंगे। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिकीय होता है। इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क करेंगे। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः मल्टीसेलुलर होगा और इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन आपका फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है और नीट का क्वेश्चन पूछा गया है, नीट का पूछा गया क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करेंगे। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होगा संचित रोडोफाइसी के अंदर, और इस स्टार्च की जो संरचना है वो आपकी एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह होती है। ये सवाल नीट के अंदर पूछा गया था। इसकी रचना जो होती है वो आपकी एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन की जैसी होती है। ये नीट का सवाल प्रीवियस ईयर है ना। कायिक जनन विखंडन से होगा, अलैंगिक जनन अचल बीजाणु से होगा। अब बीजाणु चलेंगे नहीं, असल है क्योंकि फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। और लैंगिक जनन भी अचल युग्मकों द्वारा होगा। लैंगिक जनन इसका विषम युग्म की होगा। इसका क्या होगा, केवल और केवल विषम युग्म की कंडीशन पाई जाएगी। और इसके पश्चात जो है निषेचनोत्तर विकास होगा। इसके सामान्य सदस्य आपका मिल गया पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। हमने देखा था कि जो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया है उनसे मिलता है आपको अगार अगार। क्या मिलता है, अगार अगार मिलता था क्या, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार अगार मिलता था। पोरफायरा जो थे, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम फूड में आते थे, तो पोरफायरा फूड में आएगा। समझ आ गई क्या बात। एक आपका एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया। अच्छा, फियोफाइसी की मैंने ट्रिक बताई नहीं, फियोफाइसी की मैंने ट्रिक नहीं बताई, तो फियोफाइसी की ट्रिक देखेंगे। आपको याद करने के लिए क्या ट्रिक हो सकती है, साफ लेडी एक्ट। क्या रहे ट्रिक, क्या है, साफ लेडी एक्ट। क्या है, साफ लेडी एक्ट। सा से क्या हो जाएगा, देखो सा से हो गया सारगासम, फ से क्या हो गया फ्यूकस, फ से क्या हो गया फ्यूकस, क्लियर। ले से हो गया लेमिनेरिया, डी से हो गया डिक्टियोटा, क्लियर। और एस एक्ट से हो गया एक्टोकार्पस, क्लियर है क्या एग्जांपल। और लास्ट रोडोफाइसी के तो सारे ही याद है आपको, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। यस, क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। चलो उसके बाद
चांदनी को देखने की अब आवश्यकता है नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ये चीज़ हमने पढ़ी, ये चीज़ हमने पढ़ी। थोड़ा सा आगे आएंगे, ये चीज़, क्या ये चीज़ याद है कि आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं? ये देखो, ये पढ़ा जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार अगार मिलेगा, किस में आएंगे? रोडोफाइसी के अंदर आएंगे। केराजीन किससे मिलता है? लाल शैवाल से। समझ आ गई क्या बात? और एल्जीन मिलता है अपने को भूरे शैवाल से। भूरे शैवाल से क्या मिलता है? एल्जीन मिलता है। क्या मिलता है? एल्जीन मिलता है। समझ आ गई क्या बात? क्योंकि भूरे शैवाल की सेल वॉल को देखेंगे तो एल्जीन मिल रहा है क्या? समझ आ गई क्या बात? तो शैवाल जो है वो आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर शैवाल जो है आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। समझ आ गई क्या बात? सवाल क्लियर हुआ क्या? अब आता है आपका ब्रायोफाइट। अब क्या आता है आपका? ब्रायोफाइट। चलिए, याद रहेगा क्या आप सभी लोगों को? उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से क्वालिटी के साथ इसका अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने सबसे पहले तो बेसिक को क्वालिटी से ख़त्म किया। उसके बाद हमने संपूर्ण एल्गी या संपूर्ण शैवाल को क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी तीनों को हमने क्वालिटी के साथ अध्ययन किया, क्वालिटी के साथ समाप्त किया। आशा करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइटा। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।